नमस्कार। एमवीसी क्लासेज इंदिरा नगर बाड़मेर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की करंट की क्लास जो इसमें प्रश्नोत्तरी सूजस की और इसमें प्रश्नोत्तरी 140 और 41 साथ में है तथा 2 दिन का पूरा करंट का अपडेट आपके सामने। और इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्लस उसके साथ में उसकी जो व्याख्या आ रही है। तो इसमें से राजस्थान से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उनकी संभावनाएं 101% जो है, क्योंकि इसका जो आधार है वो सूजस है और सूजस राजस्थान के मामले में अपने आप में एक प्रमाणिक और ऑथेंटिक चीज़ है। इसलिए इस वीडियो को प्रत्येक वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी प्रश्न सूजस से जितने भी बन रहे हैं वो सभी बनकर, हो सकता है कि क्लास लेट हो सकती है लेकिन कोशिश यही कर रहे हैं कि आपके हित में और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक जगह लाकर और आपको प्रस्तुत करें, जिससे आपको ये चीज़ें याद करने में प्लस ढूंढने में आपको कोई फालतू की आपकी ऊर्जा खर्च नहीं हो। आज करंट का पहला प्रश्न है वीबीजी योजना से संबंधित। सूजस ई प्रश्नोत्तरी 140 का यह प्रश्न है कि वीबीजी रामजी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किस स्थान से किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर और एक राज्य स्तर पर, ये दो स्तर हैं जहां पर यानी कि प्रत्येक राज्य ने भी इसका शुभारंभ किया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका शुभारंभ हुआ है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ किसने किया है? तो राष्ट्रीय स्तर अगर स्थान पूछा जाए तो वो होगा तिरुपति, और वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। और अब सीधी बात है कि ये ग्राम से संबंधित योजना है और जो ग्राम से संबंधित योजना होगी तो ग्राम से संबंधित यानी कि ग्रामीण और जो उनसे जो विभाग के राज्य मंत्री होंगे या फिर केंद्रीय मंत्री होंगे वो इसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। तो इस राष्ट्रीय स्तर की योजना का आंध्र प्रदेश के तिरुपति से केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री, जिनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पहले क्या थे? मुख्यमंत्री थे। इन्होंने इसका वहाँ से विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। और ये तारीख कौन सी थी? 1 जुलाई 2026। ये प्रश्न भी आ सकता है, किसने शुभारंभ किया है? तो शिवराज सिंह जी चौहान। कहाँ से किया है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश से। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय स्तर का। अगर ये मामला आ जाए राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो राज्य स्तर पर अगर जिला पूछे तो आपका आ जाएगा अजमेर। ठीक है। और अजमेर में अगर स्थान पूछे तो आपका आ जाएगा मसूदा। कौन सा? मसूदा में। और किसने किया है? हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। और तारीख कौन सी है? 1 जुलाई 2026 को ये किया है। अब देखिए, इस योजना से संबंधित और कुछ बातें, जैसे कि ये योजना है वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम यानी कि मनरेगा, उसके स्थान पर ये आई है। ठीक है। और इसके अंदर रोजगार गारंटी कितने दिन की है? जबकि देखिए, मनरेगा में थी रोजगार की गारंटी 100 दिन की, जबकि अब जो वीबीजी रामजी योजना आई है इसमें रोजगार की गारंटी कितने दिन की दी गई है? 125 दिन की दी गई है। और इसमें जो श्रमिकों की जो मजदूरी है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 300 रुपये कर दी गई है। तो ये प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये इनके दिन के बारे में, एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि जो है श्रमिकों की मजदूरी वीबीजी रामजी योजना में कितनी है, कितना बढ़ाई है, तथा ये योजना किस के स्थान पर आई है, तो ये भी हो सकता है। तथा राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो वो स्थान भी आ सकता है। प्लस जो शुभारंभ करने वाले कौन है, तो वो भी। ये सभी प्रश्न इस टॉपिक से बनने लायक प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है उत्तर पश्चिम राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी, ठीक है, को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में किन 2 रेल खंडों की रेल दोहरीकरण परियोजनाओं का राष्ट्र को समर्पित किया गया है? यानी कि उत्तर और पश्चिम राजस्थान
कि रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए आपको वो दो स्थान बताने हैं जहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा दो रेल खंड है उनका शुभारंभ किया गया है। और ये दो रेल खंड है, एक तो चूरू सादुलपुर और दूसरा है चूरू रतनगढ़। देखिए दोनों ही एक स्थान, चूरू सादुलपुर है और चूरू रतनगढ़, ये दो जो है खंड है, रेल खंड है, जिनका माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा क्या है इस योजना को, इनका जब विधिवत रूप से इनका शुभारंभ करके और इस रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कार्य किया है। अब देखिए इससे संबंधित और देखिए ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, और ये लगभग योजना कितने की है, ये जो कनेक्टिविटी जो दो खंड है चूरू सादुलपुर वाला और चूरू रतनगढ़ वाला, इन दोनों के अंदर कुल कनेक्टिविटी है और ये इस योजना पर खर्च होंगे 900 करोड़ रुपए। कितने? 900 करोड़ रुपए। ये प्रश्न बन सकता है इस योजना पर, इस चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ दोनों ही परियोजनाओं पर पैसे कितने, ये कितने करोड़ की योजना है, ठीक है, तो ये 900 करोड़ की है। अगर ये पूछा जाए कितने किलोमीटर लंबे है, ठीक है, लंबाई भी पूछ सकता है, तो 104 किलोमीटर जो है भाई इसकी लंबाई है। इसके साथ में उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 740 करोड़ रुपए का नेशनल हाईवे 125A का है, उसकी जो जोधपुर रिंग रोड है उसका भी कहा, ये करवड़ से लेकर और डांगियावास तक है, इसका भी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, HPCL राजस्थान रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स कितना है, जो इसे तकनीकी रूप से विश्व की टॉप 25% रिफाइनरी में शामिल करता है। देखिए आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उस एग्जाम के अंदर रिफाइनरी से संबंधित, VBG रामजी योजना से संबंधित ये प्रश्न जरूर बनेगा। अब प्रश्न इसके किस टॉपिक से बनेगा, कहाँ से प्रश्न उठेगा, इसके लिए आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका आप सिर्फ इसको दिन में एक बार या फिर सप्ताह में एक बार देखते जाइए, क्योंकि इससे प्रश्न बढ़ने जरूरी है। अब देखिए ये है HPCL राजस्थान रिफाइनरी, अगर पूछ सकता है तो इसमें यह है कि किस दिन इसका उद्घाटन हुआ, किस स्थान पर, तो HPCL राजस्थान रिफाइनरी का अगर दिन पूछे तो 4 जुलाई है, ठीक है। किसके द्वारा किया गया, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा किया गया। अगर ये पूछे कि ये कौन से स्थान पर, तो स्थान आएगा पचपदरा, कौन सा जिला, तो आएगा बालोतरा। और इसमें एक और परियोजना है मेट्रो फेज 2 जयपुर की, उसका वर्चुअल उद्घाटन भी कहाँ से हुआ है, बालोतरा, पचपदरा बालोतरा से। ये भी पूछ सकते हैं इसके अंदर जो दो मेन भागीदार हैं उन दोनों की कितनी प्रतिशत की उनकी इसके अंदर भागीदारी है, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि ये नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स वो इसका कितना है, तो वो इसका है 17, कितना है, 17.0%। जो आज तक राजस्थान भारत के अंदर जितनी भी रिफाइनरियां हैं उन रिफाइनरियों से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये क्या इसका होगा, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, ये इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म हो गई। और इसका जो कॉम्प्लिकेटेड इंडेक्स कितना हो गया, ये हो गया आपके कितना, 17 हो चुका है। और जो अब देखिए जो वैश्विक औसत कितनी है इसकी, नेल्सन NCI की, वो 10 से 12 के बीच में है, जबकि राजस्थान वाला है रिफाइनरी है, ये कितनी है गुणवत्ता में, 17 है, मतलब बहुत हायर है ये, ठीक है ना, विश्व के टॉप मतलब जो रिफाइनरी है उसके अंदर है। फिर इसके अंदर ये है कि देश की सबसे जटिल रिफाइनरियों में से ये एक है, इसका मतलब विश्व में भी और भारत में तो ये है ही बहुत अच्छी रिफाइनरी है। इससे संबंधित और भी बहुत सारे तथ्य हैं, जैसे अब देखिए ये तो हो गया NCI नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, तो ये तो आपको मालूम हो गया कितना है, 17.0। अगर इसके अलावा अब इसकी ये तो दूसरा इसके अंदर पेट्रोकेमिकल है, तो पेट्रोकेमिकल तीव्रता इसका मतलब हो गया PII, ठीक है ना। ये जो इसका इंडेक्स है वो कितना है, तो पेट्रोकेमिकल इंटेंसिटी इंडेक्स है वो है 26, कितना है, 26 है। अगर ये क्या तो आ जाएगा आपका NCI, अगर NCI नहीं आता है तो आपके ये भी आ सकता है PII, ठीक है ना, मतलब पेट्रोकेमिकल तीव्रता इसकी कितनी है, 26 है। ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये स्थान कहाँ है, बालोतरा में।
बालोतरा जिला है, 55 स्थान है। इसमें देखो मुख्य भागीदार कौन है, एक तो HPCL कंपनी है और दूसरी कौन है, राजस्थान सरकार है। राजस्थान की सरकार की 26% भागीदारी और HPCL की कितनी है, सिर्फ 74, बहुत ज़्यादा है जो 74% है। इन दोनों का ये संयुक्त उद्यम है। अब देखिए ये नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स है ना, अब देखो ये उच्च जटिलता, ठीक है ना, 17 का NCI इसमें है। और इसमें से देखो क्या क्या चीज़ें बनेगी वो देखिए आप, BS6 पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल, ये सभी है वो बनाने में ये अपनी राजस्थान की रिफाइनरी क्या है, सक्षम है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, राजस्थान के किस जिले में, यानी राजस्थान का वो जिला जहां पर सहकार वन विकसित करने के लिए 6 जुलाई 2026 को ई भूमि पूजन किया गया है। क्या किया गया है, ई भूमि पूजन। देखिए ये सहकार जो है राजस्थान और भारत दोनों की जो सरकार है वो सहकारिता पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है और ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है ना, इससे भी प्रश्न बनने की संभावनाएं बढ़ रहती है। और उसके साथ में जब वन आए, वन में जब सहकारिता आ रही है तो ये 6 जुलाई 2026 ईस्वी को इसका जो ई भूमि पूजन वो कहाँ पर किया गया है। तो अगर स्थान अगर जिला पूछे तो सीधा आपके क्या होगा, जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर ये किस स्थान पर किया गया है, तो जयपुर में एक स्थान है सुमेल नाम का गांव है। कौन सा गांव है, सुमेल, ठीक है ना, ये आप नोट्स बना सकते हो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये नहीं, इसके साथ में उसके पूरा जो है और वो सूजस के आधार पर एकदम ऑथेंटिक है। आप राजस्थान के जयपुर जिले में ये सहकारी वन है या इनको आप सहकार वन भी कह सकते हैं और ये सुमेल गांव में है और कितने एकड़ में है, ये 64 एकड़ में है, ठीक है। अब इसके साथ इसके अंदर कौन से मतलब ये जो सहकार वन तो विकसित किया जाएगा, तो वन विकसित करने के लिए वहां पर वनस्पति लगानी पड़ेगी, तो वो वनस्पति कहाँ की है, तो इसमें ये जो मियावाकी ये है ना, ये जापान की है, क्या है, ये है सॉरी, ये आपके ये जापान की और सामान्य पद्धति से हजारों पौधे हैं, वो ये मियावाकी पद्धति ये जापान से है और सामान्य पद्धति के द्वारा इस 64 एकड़ में सुमेल गांव के अंदर सहकार वन क्या क्या विकसित किया जाएगा। कौन सी तारीख को, 6 जुलाई 2026 को ई भूमि पूजन। कहाँ पर, जयपुर, जयपुर, जयपुर का कौन सा स्थान, सुमेल गांव, ठीक है। और ये जो वर्ष है वो भी सहकारिता से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखना। और सहकारिता से संबंधित आगे बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और सहकारिता लगभग हर क्षेत्र में आ गई है। सहकारिता वनों में आ गई है, सहकारिता चिकित्सा में आ गई है, सहकारिता आपके शिक्षा में आ गई है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसके अंदर सहकारिता नहीं है और उससे प्रश्न जरूर जरूर बनेंगे। अगला प्रश्न, सबसे फेवरेट प्रश्न अपने सूजस का, पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत हनुमानगढ़ जिला, कौन सा जिला, हनुमानगढ़ जिला, क्या उत्पाद कौन सा है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको बताना है हनुमानगढ़ जिले का, इसके अंदर इसका उत्पाद कौन सा है। इसमें ये याद रखना ये योजना किस विभाग की है, आयोजना विभाग की है, कब शुरू की गई है, 2024 में शुरू की गई है। और इससे संबंधित ये इसके जो 5 उत्पाद है वो याद कर लेना, एक वनस्पति से संबंधित है, एक उपज से संबंधित है, एक उत्पाद है, एक आपके उसका हो जाएगा खेल से संबंधित है, ये चीज़ें याद रखना। और कौन कौन से क्षेत्र की है, एक इसमें ये देख लेना कि पूरे राजस्थान की लिस्ट देख लेना और उसके अंदर अलग कर देना है। कुछ जिले ऐसे, बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिनके कुछ जिलों के खेल मिलते हैं, कुछ जिलों के उनकी उत्पाद है वो सेम मिलता है, कुछ जिलों की उपज है वो सेम मिलती है। तो ऐसे जिलों को आप अलग अलग करोगे तो उससे भी आपको ये चीज़ याद करने में आपके लिए बहुत ही एकदम सरल हो जाएगी। तो अब इसके अंदर हनुमानगढ़ पूछा है, तो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के अंदर जैसे कि अगर उपज पूछे वो तो है किन्नू, ठीक है। और उत्पाद में पूछा जाए तो शीशम के फर्नीचर, कौन कौन से, शीशम के। और शीशम किस में आती है, लकड़ी में आती है। तो लकड़ी के जो हस्तशिल्प उत्पाद है वो इस हनुमानगढ़ जिले का मुख्य उत्पाद में रहेगा, ठीक है। अब इसके साथ में वनस्पति जो उसकी प्रजाति है ना उसमें भी शीशम ही है, जिसको क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में टाली कहते हैं।
तो ये इसका किससे संबंधित हो गया? ये हो गया हनुमानगढ़ जिले का उत्पाद। पंच गौरव योजना, पंच गौरव योजना में आप ये याद रखना, पंच गौरव योजना शुरू कब हुई है? देखिए, कोई भी परीक्षा हो, ये राजस्थान सरकार का और भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है और इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। ये दो जैसे कि वीबीजी राम जी योजना हो गई, एक ये सहकारिता वाला हो गया, एक ये है, तो ये प्रश्न बनने हैं। आप थोड़ा सा इनके बारे में आपको लगभग दूसरे तीसरे दिन आप इसको देखते रहिए। आगे अब जो और प्रश्न बन रहे हैं वो उसमें कि राजस्थान के किस उत्पाद को भारत सरकार के भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री चेन्नई की ओर से भौगोलिक संकेतक का संकेतक है वो टैग दिया गया है, ठीक है ना। भौगोलिक संकेतक का मतलब क्या हुआ? जीआई, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल इंडेक्स इसको है दिया गया है। वो टैग अभी दिया गया है वर्तमान में, वो किसे दिया गया है? ठीक है, सोजत की मेहंदी को, जोधपुर की मोजड़ी को, या फिर भीनमाल की मोजड़ी है, या फिर किशनगढ़ का जो टेक्सटाइल है उसको दिया गया है। तो ये जो वर्तमान में परसों इसको दिया गया है, और ये जोधपुर की मोजड़ी, क्या जोधपुर की जो मोजड़ी है उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। और ये जो ये देखो, ये जीआई टैग मिलता कितने वर्ष के लिए है? जीआई टैग मिलता है 10 वर्ष के लिए, ठीक है। कितने वर्ष के लिए मिलता है? 2 वर्ष, 10 वर्ष के लिए मिलता है। फिर उसके बाद में वापस उसकी गुणवत्ता वगैरह, वो उसके जो मानक है वो मानक देखे जाते हैं, और उसके बाद में फिर वापस उसको चेंज किया। और इससे संबंधित भीनमाल की भी जो मौजूदी है वो भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा इसमें ये भी है कि आप वर्तमान तक कितने इंडेक्स जो जीआई टैग है राजस्थान को दिए गए हैं? तो लगभग 26 है, या फिर इसके साथ में ये 26 हो सकते हैं। और एक इसमें ये भी है कि राजस्थान का पहला जीआई टैग किसे दिया गया? तो राजस्थान का पहला जीआई टैग है वो कोटा डोरिया, कैथून कोटा है वहाँ के, है ना, वहाँ की जो है उस कोटा डोरिया को पहला दिया गया था, और ये दिया गया था वर्ष 2005 में। और अगर भारत की बात आए तो भारत की है वो 2004 में, यानी कि राजस्थान से जस्ट एक साल पहले 2004 में राजस्थान ने शुभारंभ किया। और जैसे ही राजस्थान ने शुभारंभ किया तो सबसे पहले भारत ने जैसे कि 2004 में शुभारंभ किया, तो वैसे ही जस्ट उससे अगले साल सीधे सीधे भारत राजस्थान का नंबर आ गया। और वर्ष 2005 में कोटा डोरिया कैथून कोटा जो है वहाँ की जो है उसको क्या मिल गया? जीआई टैग मिल चुका है। और अब ये जो है जोधपुर की मोजड़ी को जीआई टैग मिला है वर्ष 2026 को जुलाई महीने के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये आपकी है, अब देखिए इससे संबंधित भी है। अब ये जो पंजीकरण हुआ ना जीआई टैग का जोधपुर की मोजड़ी का, ये किस नाम से हुआ? ये जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपर्ट्स एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान पीपाड़ सिटी के नाम पर ये पंजीकरण हुआ है। और ये पंजीकरण है वो 4 जनवरी 2021 से प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। कब से? 4 जनवरी 2021 से ये प्रभावी माना जाएगा, ये न कि अब वर्तमान से। अब देखिए राजस्थान का कौन सा जीआई टैग है? ये राजस्थान का ये 24वां जीआई टैग है। कितना? 24वां। तो भारत का पहला कौन सा? तो भारत का प्रथम जीआई टैग हो गया दार्जिलिंग चाय, ठीक है, और 2004 में मिली, यानी राजस्थान से भारत सिर्फ एक वर्ष पहले, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि एक मानवाधिकार आयोग है, और एक अपने भारत सरकार का है महिला आयोग है राजस्थान का। तो राजस्थान का राजस्थान महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक वर्ष का है। लेडीज हमेशा फर्स्ट रहती है। तो 1999 के अंदर महिला आयोग है, और 2000 के अंदर कौन सा है? मानवाधिकार आयोग वो बना है। जब महिलाएं आई तब मानवाधिकार आए, ठीक है ना। ऐसे भी आप दिमाग में याद रख सकते हो। तो भारत का प्रथम जीआई टैग वो क्या हो गया? दार्जिलिंग चाय। अब उसके बाद में राजस्थान की बात आए तो राजस्थान का प्रथम जीआई टैग कोटा डोरिया कैथून, और ये कब? वर्ष 2005 में। 2004 में भारत को, 2005 में राजस्थान को। और एक ये वर्तमान जीआई टैग जोधपुर की जो मोजड़ी को, और ये किसके नाम से हुआ है? क्योंकि कभी कभी बड़ी एग्जाम के अंदर ये सवाल कथन अकथन के रूप में भी आ सकता है।
तो उसमें ये भी हो सकता है कि पंजीकरण किसके नाम से है। तो यह है हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन और ग्राम विकास संस्थान पिंपाड़ सिटी के नाम पर यह है। अगला प्रश्न यह है कि राजस्थान राज्य की चालू वित्त वर्ष यानी कि वर्ष 2025-26 चल रहा है, इसकी पहली तिमाही में कितने करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्त हुई है। 3 महीनों का पहली तिमाही, उसके अंदर राजस्थान को कितना राजस्व है वो प्राप्त हुआ है, वो आपको इसके अंदर बताना है। ठीक है, 15,000 1500 करोड़, 3300 करोड़ या फिर 33,969 ये इसका सही उत्तर होगा। कितना? 33,969 राजस्थान राज्य के जो चालू वित्त वर्ष है 2026-27 इसके अंदर 33,969 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो जो गया वर्ष है उससे 11.4% 11.54% ज़्यादा है। इसका मतलब राजस्थान के पास में राजस्व में वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है, यानी 11.54% की इसमें गत वर्ष की तुलना में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। प्रश्न संख्या 3 है कि राजस्थान फेसलेस स्क्रूटनी लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है। देखिए, ये जो जीएसटी रिटर्न होता है वो है, और वाणिज्य कर है उसकी एक नई प्रणाली है जिसके द्वारा लोगों ने वो सीधा मतलब इसकी जो प्रणाली है वो भी एकदम सरल कर दी गई है। तो ये लागू करने वाला राजस्थान कौन सा, भारत का कौन सा राज्य है? तो ये है राजस्थान है तीसरा। कौन सा? फेसलेस स्क्रूटनी स्क्रूटनी लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? वो है राजस्थान, तीसरा है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसमें ये होगा कि वाणिज्य कर विभाग में फेसलेस और रैंडमाइज्ड स्क्रूटनी सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला, हाँ देश का मतलब इसके अंदर तो वो प्रथम है। किसके अंदर? स्क्रूटनी लागू करने में। जबकि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में वो देश में कौन सा स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? ये जो योजना है फेसलेस वाली, इसमें ये होगा कि पहले अब जो जीएसटी वाले आएंगे तो उनके नंबर वगैरह हैं वो सीधे जो कंपनी है या फिर जो व्यापारी है वो उनके पास में नहीं आएंगे। अब इसका सीधा सीधा फेसलेस और ऑनलाइन माध्यम से उनका क्या हो जाएगा? वो जो भी लेन देन है वो हो जाएगा। ठीक है ना, तो उससे राजस्व भी बढ़ेगा प्लस भ्रष्टाचार है वो भी कम होगा। तो ये इस स्क्रूटनी लागू करने वाला राजस्थान है भारत का प्रथम राज्य है, जबकि जीएसटी रिटर्न में देश में राजस्थान तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। देखिए, अब ये प्रश्न संख्या 4 है कि ब्रिक्स, ये एक संगठन है 4 देशों का। ब्रिक्स विमन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में ग्रास रूट लीडर के रूप में राजस्थान की किस महिला सरपंच का चयन हुआ है? देखिए, ब्रिक्स में वुमेन, वीमेन यानी वुमन, औरतें, औरतों का एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में होगी, और उसमें ग्रास रूट लीडर यानी कि जमीन से जो उठता है ना, वो एक लीडर है। उस लीडर के रूप में राजस्थान से एक महिला का चयन हुआ है, और जो वर्तमान में क्या है? सरपंच है। तो सरपंच अपने आप में क्या होती है? लीडर होती है। वो ग्रास रूट यानी कि जमीन से, जिसके पास में मतलब वो जड़ से उठा हुआ, तो वो लीडर है। वो इसके लिए उसको किसका चयन हुआ है? तो वो हुआ है नीरू यादव का। किसका याद हुआ? नीरू यादव। और नीरू यादव के एक और भी कहते हैं, इनको हॉकी वाली सरपंच भी कहते हैं। क्या? हॉकी वाली सरपंच, ये भी इनका उपनाम है। ठीक है, और ये जो है, अब ये जो ब्रिक्स वुमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो कहाँ होगी? ये होगी कोची में। कहाँ होगी? कोची के अंदर इसका जो है ये पूरा आयोजन होगा। और इसमें ये किस रूप में चयनित हुआ? इसका, इनका चयन हुआ ग्रास रूट लीडर के रूप में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। राजस्थान में किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा? बाप, बड़ला, पुंगल, मोहनगढ़। ठीक है ना, वर्तमान में देश का, राजस्थान का सबसे बड़ा जो सोलर प्लांट है वो कहाँ है? वो है बाप के अंदर। ठीक है, बाप तहसील है फलोदी की। और
अब जो है इससे भी बड़ा, देश का सबसे बड़ा जो है सोलर प्लांट है वो स्थापित किया जा रहा है बीकानेर के पुंगल में। किस स्थान पर? बीकानेर के पुंगल के अंदर। अब इसके अंदर आप इसके देखिए कि ये जो सोलर पार्क होगा इसके अंदर कुल 10 प्लांट होंगे। कितने प्लांट होंगे? इसके अंदर कुल 10 प्लांट होंगे। इसमें 8 प्लांट तो होंगे वो 250 एम, ठीक है ना, मेगावाट के होंगे। और 2 प्लांट होंगे वो 125 मेगावाट के। और इस प्रकार से इनकी 8 और 2 10 की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी? 2250 मेगावाट। इस हिसाब से ये भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बीकानेर के, कहाँ पर? पुंगल में जब स्थापित होगा तब से ये प्रश्न बनेगा। वर्तमान में अभी भी कौन है जो बाप का है वो है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 है कि राजस्थान निम्न में से किन योजनाओं में प्रथम स्थान पर है? पहला है अन्न भंडारण क्षमता, इसके अंदर, या फिर ई पैक्स के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, या फिर एम पैक्स। तो देखिए राजस्थान अन्न भंडारण क्षमता में भी प्रथम स्थान पर है, ई पैक्स के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी प्रथम स्थान पर है, और एम पैक्स, ये है ई पैक्स और ये है एम पैक्स। तो ये दोनों पैक्स है ना इसके अंदर, और भंडारण वाला पैक्स है, इन तीनों के अंदर राजस्थान है जो भारत में किस स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए आप, ये जो एम पैक्स वाला है इसके अंदर राजस्थान ने 1977 एम पैक्स का गठन करके देश में नहीं, देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रधानमंत्री की श्री अन्न पहल है ये, ठीक है ना। श्री अन्न पहल में सहभागिता निभाते हुए राजस्थान में कितने श्री अन्न आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं? 200, 220, 250 या फिर 240? तो राजस्थान है, ये प्रधानमंत्री की पहल है श्री अन्न की, ठीक है ना। तो उस श्री अन्न के अंदर राजस्थान ने कुल है वो 240 आउटलेट है वो क्या है स्थापित किए हैं। अब इनका क्या महत्व होगा? ये क्या करते हैं, पोषण के साथ ही स्थानीय उत्पादों को भी, इससे क्या होगा, ये जो श्री अन्न जो आउटलेट स्थापित किए गए इसमें पोषण के साथ स्थानीय उत्पादों को भी क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। और राजस्थान में कुल कितने स्थापित किए गए? 240। और ये पहल का नाम क्या है? इसका नाम है श्री अन्न। प्रश्न संख्या 8 है हर पंचायत में सहकारी समिति गठन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक कितनी नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन किया जा चुका है? देखिए सहकारिता से संबंधित सहकारी वन आया, जयपुर का सुमेल, ठीक है, कितने एकड़ में, उसके अंदर कौन कौन सी वनस्पतियाँ, और दूसरी ये जो सहकारिता से संबंधित आ रहे हैं। अब देखिए ये सहकारी समितियों के अंदर, ठीक है ना, ये पंचायत समितियों के अंदर है जो सहकारी समितियाँ बन रही है, ठीक है ना। तो वो ये पूछ रहा है कि इसके अंदर कितनी नव बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का गठन अभी किया गया है? तो ये किया गया कुल 5279। तो ये इसके अंदर जैसे कि ये आंकड़ा रहा 5279 है जो बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का जो है गठन किया गया है। और ये जो बहुउद्देशीय सहकारी समितियां हैं वो हर पंचायत में, ठीक है ना, हर पंचायत में इनका गठन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य से संबंधित। अब देखिए स्वास्थ्य में सहकारिता कैसी होती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश के सभी जिलों में जिला चिकित्सालय या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना किस मॉडल के तहत स्थापित किए जा रहे हैं? यानी कि प्रत्येक, या तो फिर आपका बड़ा हो जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिला चिकित्सालय, उसमें एक एक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को है वो किस मॉडल के आधार पर है? वो है आपका सहकार मॉडल कहो या फिर उसको कहिए सहकारी मॉडल, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर जेनरिक दवाइयाँ वगैरह जो डॉक्टरों को लिखने के लिए अनिवार्य कर दी है वो सभी इस सहकारिता की पहल है। और इसमें ये जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है जो प्रत्येक जिले में, जिले का जिला चिकित्सालय मेन या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके अंदर ये स्थापित किए जा रहे हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से लगभग कितने हजार गोपालकों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है? कौन सी योजना? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है। और इसमें लगभग कितने हैं जो गोपालक हैं उनका जो है ऋण उपलब्ध करवाया गया है? तो वो है 60,000। कितने हैं? 60,000 जो है गोपालक है उनको ये ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। आगे है सुजस ई प्रश्नोत्तरी 141 और इसका पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई 2026 को राजस्थान के किस शहर के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया है? राजस्थान में देखिए 4 जुलाई, 4 जुलाई के अंदर तीन चीज़ें आपको, जैसे कि ये जोधपुर का जो है ये जोधपुर के अंदर हुआ है, एयरपोर्ट का नया टर्मिनल है। और ये जो भारत सरकार की संशोधित विमान जिसको मॉडिफाइड उड़ान नाम से इसको वापस शुरू किया गया है और इसका भी उद्घाटन भी ये यहीं से हुआ है। कहाँ से? जोधपुर से हुआ। किसने किया है? भारत के प्रधानमंत्री ने किया। इस दिन कुल 3 हुए, उसमें से जयपुर में मेट्रो फेज 2 का वो वर्चुअल उद्घाटन हुआ है, जबकि पचपदरा वाला और ये जो नए टर्मिनल एयरपोर्ट का, इन दोनों का उन्होंने वहाँ पर जाकर ये किया। तो एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है। दूसरा ये है जो संशोधित योजना है उड़ान की, ठीक है ना, उसको मॉडिफाइड, ठीक है ना, मॉडिफाइड यानी संशोधित, संशोधित उड़ान नाम से ये वापस शुरू हुई है। उसका ये पहला उद्घाटन ये है जोधपुर का। ठीक है, ये इससे संबंधित है। दूसरा है कि पचपदरा में आयोजित मुख्य रिफाइनरी उद्घाटन समारोह के दौरान, ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी का एक नया रिकॉर्ड बना है और इस कार्यक्रम से वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के कुल कितने नागरिक जुड़े हैं? अब वर्चुअल माध्यम से जब जो लोग राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर और बालोतरा जिले के अंदर तो मेन रूप से अपने घरों में बैठे हुए वो वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम को, जैसे कि बाड़मेर के जिला जो है मुख्यालय वहाँ पर, जैसे कि बालोतरा में भी, जैसे कि बालोतरा के अन्य तहसीलें हैं वहाँ पर बैठकर वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिन लोगों ने देखा है वो एक रिकॉर्ड बना है। तो वो कुल कितने हैं वो आपको बताना है। तो ये लगभग है 53 लाख। कितना? 53 लाख से अधिक है। और ये आंकड़ा किसका है? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का जो इंस्टाग्राम है उनका जो आधिकारिक अपडेट है उसके आधार पर है। और ये कुल आंकड़ा बताया गया है उन्होंने कितना, 53 लाख लोग हैं जो उस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से देख रहे थे। और इसमें ये भी है कि ये कार्यक्रम है वो लगभग 12,000 से अधिक स्थानों पर क्या है इसका सीधा प्रसारण किया गया था। कौन सा? रिफाइनरी के जो उद्घाटन का कार्यक्रम था वो लगभग 12,000 से अधिक। प्रश्न ये भी बन सकता है, प्रश्नों की सीमा कोई है नहीं। प्रश्न संख्या 3 है कि राजस्थान के निर्माणाधीन मुकुंदरा टनल की लंबाई लगभग कितनी है? 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 11 किलोमीटर या फिर इसकी कितनी है? 15 किलोमीटर। ये है आपके 4.9 के कितनी? 4.9 किलोमीटर ये लंबा है। और इसमें जो 4.9 यानी कि ये 5 किलोमीटर। तो ये मुकुंदरा टनल इसकी कुल लंबाई कितनी हो गई? 4.9 कह दीजिए या फिर 5 किलोमीटर कह दीजिए। अब देखिए राजस्थान में है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस का ये हिस्सा है। कौन? मुकुंदरा टनल। किसका है? ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो बन रहा है उसका ये मुकुंदरा टनल एक हिस्सा है। और ये जो टनल है वो उम्मेदपुरा से नया गांव के बीच में ये टनल स्थापित हुई है। ठीक है। और इसकी जो कुल ये इसने जैसे कि बताया 4.9 किलोमीटर या फिर इसको कह दीजिए 5 किलोमीटर। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है उसके नीचे से गुजरने वाली ये भारत की पहली 8 लेन ट्विन टनल है। यानी कि जमीन से खोदकर जो हाईवे है पूरा पूरा अंडरग्राउंड ही निकाला जा रहा है। अब इसके अंदर देखिए 3.3 किलोमीटर का तो भूमिगत हिस्सा है और 1.6 किलोमीटर का इसके अंदर कैसा है? कट एंड कवर। ठीक है ना, वो सेक्शन इसके अंदर शामिल है। तो भूमिगत हिस्सा अगर पूछा जाए तो 3.3 होगा। इसकी जो कुल उम्मेदपुरा से लेकर और नया गांव तक कुल लंबाई इसकी 4.9 हो जाएगी। और ये भारत का पहला
8 लेन ट्विन टनल है जो कि भूमिगत रूप से गुजरेगा। और ये जो राजस्थान का है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, उसका एक भाग कौन सा है? मुकुंदरा टनल है। प्रश्न संख्या अगला है कि 4, राजस्थान में होम स्टे। होम स्टे का मतलब घर के अंदर रुकना। होम स्टे यानी कि पेइंग गेस्ट, पीजी, पेइंग गेस्ट, पीजी हाउस के पंजीकरण एवं नवीनीकरण के लिए आवेदन किस पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन कर दिए गए हैं? अब पेइंग गेस्ट योजना के तहत होम स्टे यानी कि घर पे रुकना, ये योजना वो शुरू की गई है। तो अब इसका अगर जो है किस पोर्टल के माध्यम से इसका एकदम पूर्णतः ऑनलाइन किया, तो ये है राजस्थान की सिंगल साइन ऑन पोर्टल। ठीक है ना, ये इसकी क्या है? ये जो इसका पोर्टल है जिसके माध्यम से हम ये आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बारे में और ज़्यादा ज़्यादा जानकारी, ये जो पंजीकरण है ये एसएसओ, ये सिंगल साइन ऑन के माध्यम से होगा। और इसके अंदर है, इसके लिए ये योजना, इस योजना का नाम क्या है? पेइंग गेस्ट योजना 2026। और इसके अंदर अधिकतम उस मालिक के कितने 8 कमरे के लिए अगर है तो फिर वो पंजीकरण किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 5, पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत श्री गंगानगर, कौन सा? श्री गंगानगर जिले का उत्पाद कौन सा है? सरसों तेल, मार्बल, पत्थर के उत्पाद या फिर ऑटोमोबाइल्स पार्ट। देखिए गंगानगर आ रहा है, गंगानगर का सरसों के अंदर महत्वपूर्ण रूप से योगदान योगदान है। तो ये सरसों तेल किसका हो गया? श्री गंगानगर जिले का ये प्रमुख उत्पाद हो गया है। और भारत के सबसे बड़े सरसों उत्पादकों में ये माना जाता है। और यहाँ इसके लिए जो प्रसंस्करण के भी जो कार्य हैं वो वहाँ पर सीधी बात है कि वो होंगे ही होंगे। प्रश्न संख्या आगे है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राजस्थान को सिंचाई के लिए किस बांध से पानी देने को 10 जुलाई 2026 से शुरुआत की है? देखिए, अब महत्वपूर्ण बांध परियोजनाओं में जैसे कि अभी राजस्थान और हरियाणा के बीच में यमुना जल समझौता हुआ है, उसी प्रकार से उसके बाद में माही परियोजना इसका भी, और ये राजस्थान का भी कल मध्य प्रदेश के बीच में 10 जुलाई को ये, इसमें अपने लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उनके माध्यम से ये जो है बांध से, जो कौन सा बांध है उसे जो है पानी देने की मंजूरी मिली है। तो राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर या फिर कोटा बैराज। देखा जाए तो ये सभी बांध है वो किस नदी पर है? ये है चंबल पर। किस पर है? चंबल नदी पर है। अब देखिए ये चंबल नदी पर सभी बांध है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है, तो इसका सीधी बात है कि राणा प्रताप सागर है ये भी राजस्थान में है, जवाहर सागर है ये भी राजस्थान में, कोटा बैराज है ये भी राजस्थान में। तो मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है? वो है गांधी सागर बांध। इसका एक प्रश्न भी पहले परीक्षा में आ चुका है कि चंबल नदी पे बनने वाला राजस्थान से बाहर का कौन सा बांध है? तो ये गांधी सागर बांध है, जिससे पानी छोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 10 जुलाई 2026 को स्वीकृति दी है। आप देखिए ये पानी है वो 2200 क्यूसेक पानी दिया जाएगा। कितना? 2200 क्यूसेक पानी दिया जाएगा। और आगे धीरे धीरे इसको बढ़ाकर ये 6000 क्यूसेक किया जाएगा। कितने तक? 6000 क्यूसेक तक ये पानी किया जाएगा। और राजस्थान के लिए पानी की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और वो घी होता ना, वो घी से भी महंगा है पानी। ठीक है, ये इससे संबंधित है। और आगे है प्रश्न, दूसरा प्रश्न है इसके अंदर कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत किस राज्य से हो रही है? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए राजस्थान के, भारत में देश की पहली हाइड्रोजन टनल है उसकी शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है, तो उसके बारे में आपको बताना है। और ये होगी हरियाणा से, और हरियाणा में कौन सा, जो जिंद रेलवे स्टेशन है वहाँ से। तो ये है, और ये शुरुआत कब होगी? 17 जुलाई से होगी। और ये कौन सा, जिंद सोनीपत रूट है उससे इसकी होगी। और इसके अंदर
हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक है, उसके आधार पर इसका है जो संचालन होगा। और ये जो भारत की जो महत्वपूर्ण जो मेक इन इंडिया है उस आधार पर है। और इसकी शुरुआती चरण में कुल कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेल है, हाइड्रोजन रेल है, वो चलेगी। इससे क्या होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। और भविष्य में भी परिवहन के माध्यम में हाइड्रोजन का कैसे उपयोग किया जाए। हाइड्रोजन खाली जो है परमाणु रिएक्टरों में नहीं, शांति के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। ये उसके बारे में। अब ये सुजस ई प्रश्नोत्तर ये हमने पहले भी करवा दिए हैं आपके। और आगे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है कि हरियाणा के रोहतक में आयोजित अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के पहलवानों ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ये हरियाणा के रोहतक में अभी पूरे देश स्तर का एक आयोजन चल रहा है, जो है अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो ये जो पहला तो इसके अंदर आप देखिए कि इससे संबंधित कोई जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हो, तो आयोजन स्थल अगर पूछा जाए तो कहाँ होगा, हरियाणा। और हरियाणा में कहाँ, रोहतक। इस टूर्नामेंट का नाम क्या है, तो अंडर 23 नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। अब इसमें बात राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान में अब इस बार कितने पदक जीते हैं, तो कुल जीते हैं 4 पदक। 4 में 1 स्वर्ण है, 1 रजत है, 2 कांस्य है। तो यानी स्वर्ण भी 1, रजत भी 1, पीछे क्या रह गया, 4 में से 2, 2 कौन हो गए, कांस्य पदक। अब ये राजस्थान का अब स्थान कितने, कुल 113 अंकों के साथ में राजस्थान कितने स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर। और वो भी रेसलिंग के अंदर, यानी मुक्केबाजी में। बहुत बड़ी अपने आप में जो पहलवानों का काम होता है मुक्केबाजी का, और उसके अंदर राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 1 स्वर्ण मिला, 1 रजत मिला, 2 कांस्य मिले। कुल कितने पदक मिले, 4 पदक मिले। और राजस्थान ने 4 पदकों के साथ में 4 से 1 कम 3, यानी तीसरा स्थान पूरे भारत लेवल पर प्राप्त किया। अब पदक विजेताओं में जो है स्वर्ण पदक वाला वो कौन है, ये है अश्वनी विष्णोई है, और 68 किलोग्राम है। दूसरा रजत है 50 किलोग्राम के अंदर, महिला फ्री स्टाइल में कोमल वर्मा ने वो रजत जीता। उसके बाद में निशा सैनी और माया माली ने वो क्या है 57 किलोग्राम में क्या है वो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कि राजस्थान का जो कुश्ती संघ है, रेसलिंग संघ है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो राजीव दत्ता है। अगला प्रश्न है कि ओफियोग्लोसोम चतुर्भुजी नामक फर्न है, इसकी नई प्रजाति की खोज राजस्थान के किस जिले में हुई है। ये वैज्ञानिक अनुसंधानों में तथा और भी ऐसी जो दवाइयाँ वगैरह बनती है उसके लिए एक प्रकार की एक नई प्रजाति है, जिसमें राजस्थान के अंदर ये पहले से भी मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ विशेषताएं हैं, कुछ ये विभिन्नताएं हैं, और इस कारण से इसको नई प्रजाति घोषित किया गया है। और फर्न की है, फर्न की इससे पहले 10 थी, और ये 11वीं जो है नई प्रजाति। अब इसका नाम है वो ओफियोग्लोसोम चतुर्भुजी। तो अब इसमें आपको 3 जो महत्वपूर्ण है, ये कौन से स्थान से, राजस्थान में, तो ये भीलवाड़ा जिला। ठीक है ना, तो भीलवाड़ा में भी कहाँ, मैनाल, किस स्थान पर, भीलवाड़ा है। जो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बॉर्डर पर मैनाल है ना, मैनाल से ये ओफियोग्लोसोम चतुर्भुजी नामक फर्न है, इसकी नई प्रजाति प्राप्त हुई है। इसका जो खोजकर्ता कौन है, डॉक्टर BL यादव है। ठीक है ना, और इसका नाम उन्होंने दिया, जो चतुर्भुजी नाम दिया है, ये इनके गुरु हैं और गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के पूर्व कुलपति, जिनका नाम है डॉक्टर चतुर्भुज गैना। क्या नाम है, प्रोफेसर चतुर्भुज गैना है। और अपने गुरु के नाम पर इस जो नई प्रजाति का नाम भी उन्होंने क्या रखा, ओफियोग्लोसोम चतुर्भुजी। अब ये खोज का स्थल है, तो ये भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर स्थित मैनाल है। और ये वैसे पहली बार इन्होंने 2010 में देखा था। और इसमें अगर इस प्रजाति की बात अगर भारत में विश्व में क्या की जाती है, तो 60 प्रजातियां हैं। और 60 में भारत में कितनी पाई जाती है, 25। और 25 में से राजस्थान में कुल कितनी है, अब 10 इससे पहले थी,
और आज ये जो नई प्राप्त हुई है इस प्रकार से ये कुल कितनी हो गई, 11 हो गई। अब इन 11 में मैनाल क्षेत्र में कुल कितनी हो गई, 8, यानी कि 7 पहले थी, 7 से बढ़कर एक और, सभी ये मेलान में पूरे राजस्थान के अंदर जो 11 है, 11 में से 8 एक स्थान पर, यानी कि दूसरी जगह कितनी है, 3 ही है। और इसका नामकरण किया गया है तो बीकानेर गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति है प्रोफेसर चतुर्भुज घेना, उनके नाम पर, उनके सम्मान में इनका जो है वो किया गया है। और